शम्मू कहाँ गई भाभी? मेरी शम्मू कहाँ खो गई? ये क्या हो गया भाभी? किशोर भाभी, ये क्या हो गया? हम गुनहगारों की समझ में अपनी खताएं नहीं आती तो सदा के बारे में कौन सोच सकता है खुर्शीद? हम इतने बुजुर्ग और अच्छे भी नहीं कि खुदा हमें आजमाएगा। हाँ, अब वक्त बिगड़ सकता है खुर्शीद। मेरे लिए वक्त कब संभला था भाभी? कब संभला था? मैं क्यों लड़ी? मैंने क्यों जुबान खोली? मुझे क्या पता था मेरी शम्मू को मेरा गुस्सा इतना बुरा लगेगा। भाभी क्या हो गया? खुर्शीद, क्या हो? खुदा के लिए 2 दिन की गशी के बाद तुम्हारी हालत संभली है। अपने को संभालो खुर्शीद। मंसूर को देखो, आता है तुम्हें देख के घबरा के वापस चला जाता है। अंकल को इंग्लैंड ले जाओगे? क्या करूं यार? क्या करूं? यार यहाँ रहना तुम्हारा बहुत जरूरी। फूफाजान की याददाश्त का भी आना बहुत जरूरी है। हाँ, इस वक्त मुझे उनकी जिंदगी का ख्याल आता तो मैं काम चाहता हूँ। इस दर्जे का मजबूर आदमी सेहतमंद भी हो जाए तो जिंदा लोगों में शुमार नहीं किया जा सकता, जिसे अपना खाना पीना उठना बैठना कुछ भी याद ना रहे। अच्छा, अब आपकी ड्यूटी खत्म। अब आप घर जाइए और जाकर आराम कीजिए। वैसे अम्मी के पास भी आपका रहना बहुत जरूरी है। हाँ यार। हलीमा भाभी ठीक कह रही थी किशोर भाभी। रोती बसूरती सूरत से तो शौहर भी तंग आ जाते हैं। ये तो मेरा बेटा है मंसूर, लेकिन अब मेरी भी ये तमन्ना नहीं है कि वो मेरी पायती से लगा बैठा रहे। जो जी चाहे करे, जहां दिल चाहे शादी करे, मुझे कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी का बस एक ख्वाब था और उसकी ये ताबीर। कैसी तबीयत है? तुम कहाँ रहे रात भर मंसूर? खुर्शीद गशी में बराबर तुम्हें याद करे जा रही थी। वो जी तशरीफ ले आया बहुत जल्दी। मंसूर, मुझे तुमसे कुछ पूछने का हक तो नहीं है, लेकिन कम से कम फुप्पू की हालत का तो अंदाजा कर लेते। आखिर कौन बीमार है जिसकी खातिर तुम दोबारा लंदन जाना चाहते हो? तुमने स्टेट बैंक को कोई दरख्वास्त दी थी, उसका जवाब आ गया, ये लो। मंसूर, तुम मेरे फुफीजाद भाई भी हो और दोस्त भी हो, लेकिन ये 4 दिन से तुम्हारी बदली हुई हालत देखकर मेरी समझ से बाहर है सब कुछ। आखिर सब कुछ क्या है? यकीन जानो मंसूर, अब्बा समेत खानदान का हर बुजुर्ग अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुका है। आखिर कब तक जिंदगी के 2 इन कमजोर कांधों पे पड़े रहेंगे? इस टूटे हुए घराने को हम दोनों को मिलकर जोड़ना है मंसूर। सोचना है, समझना है। जिंदगी की किताब से हर रोज एक नया इंकिशाफ हो रहा है। मैं तुम्हें मदद के लिए पुकारता हूं और तुम दौड़े चले जा रहे हो, भाग रहे हो। खान बहादुर साहब ने अख्तर चचा की वसीयत का फाइल भिजवा दिया है मुंशी जी के हाथ। कहाँ है फाइल? फाइल मेरे पास है। जानते हो उसमें क्या है? क्या है? बाग बदर चचा के नाम है। शमा के नाम ट्रांसफ़र करने का इश्तहार जो अखबार में छपा था,
वो महज मियाँ गुलाम रसूल को एक्सपोजाम रसूल करने के लिए अख्तर चचा ने छपवाया था। जहन्नुम में गया बाप। कोई शमा के बारे में फैसला? तुम जो मालूम करना चाहते हो वो मैं भी ढूंढ रहा था उन कागजात में, लेकिन ना वसीयतनामे में ऐसी कोई बात है ना उन खतूत में जिससे खालिद का निकाह साबित हो सके। हम खान बहादुर साहब के फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते ताहिर। मंसूर, मैं तो कहता हूँ ये वसीयतनामा लेकर तुम जाकर बदर चचा के बजाय मियाँ कमरुल हसन के मुंह पर दे मारो। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मुझे इजाजत दो। ताहिर, किसी के फैसले को किसी के मुंह पर मारने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़े दिन इंतजार कर लो। इंतजार 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 किस बात का आखिर इंतजार? दुश्मन को एक बार जलील करके दिल की भड़ास क्यों ना निकाल ली जाए? मैं तो चाहता था उस वक्त दिखाऊं जब वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए। इन मुसीबतों में खुशी की मदद सी किरण फूटी। ताहिर, फूफाजान जिंदा है। ना बाप जिंदा ना माँ जिंदा, मेरी बच्ची अकेली है भैया। हाय छूट गई मुझसे। ए बड़ी बेगम साहब, क्या मुंह दिखाऊंगी आपको आखिरत में। हाय मेरी बच्ची दुश्मनों ने छीन ली हाथों से। हाय मैं अभी तक जिंदा बैठी हूँ। जरा सा पानी पी लो, हलक सूख गया। हाय कैसा आसमानी गोला बनकर टपका था ना मुराद। अरे खुदा तुझे गारत करे ऐसे जहन्नुमी को। अरे जो हमरे हाथ पड़ जाता ना वो बदमाश तो धीरे दिन घुमा के कैसी लठिया खोपड़ी में कि खोपड़िया तेरा भुरकुस निकल जाता। हाँ 3 दिन से चूहिया बक्से में घुसी बैठी है, वो तो ना निकली तुमसे। बदमाश की खोपड़िया का भुरकस कहाँ से निकाल देते तुम? अरे मैं कहती हूँ मौला का शुक्र अदा करो। देख लो बेटी की मुसीबत, इज्जत वालों की बेटियों की इज्जत महफूज नहीं तो हम जैसे गरीब गुरबा का क्या ठिकाना है? खाई सो खाई, आगे खान तो मौला की दुहाई। ना चाहिए हमका बेटी उठी ऐसी, हमरे 4 बैल जैसे बूदम बेटे न भले। बड़ा अरमान रहा है बिटिया का, पर अब तौबा भली। ए भैया, ए मियाँ, अल्लाह तेरे बच्चे जिए। ए भैया, मुझे बालिस्तान नासिर अब्बास के घर कराची सोसाइटी में पहुंचा दे। अल्लाह तेरा भला करे। पहुंचा दे बा बहन, अब पहुंचा दे। वालों पर क्या कयामत गुजर गई होगी। अरे पहुंचा दे बा बहन, अभेने पहुंचा दे बा। जहाँ कहियो बंदर रोड सोसाइटी नाजमाबाद, जहाँ कहियो वहाँ पहुंचा दे बा। अच्छा भैया, अल्लाह तेरा भला करे। ए मंसूर मियाँ, आज गए तुम लंदन। अब मंसूर भाई लंदन से वापस आ भी गए हैं तो क्या हो सकता है? नौशाबा बेगम तो साथ तशरीफ लाई होंगी। मुझे तो कुछ भी नहीं पता वीरा। अगर मैं मीरपुर ना आती तो मुझे तो ये भी पता ना चलता कि मंसूर लंदन से वापस आ गए। ब्याही हुई लड़की भी कैसे मजबूर होती है। दर का साथ दिया तो अब्बू अम्मी नाराज हो गए। वीरा वही क्यों नहीं सोचते कि मैं खान बहादुर साहब की बहू ही नहीं, जहरा की बहन भी हूँ। खान बहादुर साहब ने फैसला करके अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया सुरिया बाजी। किसकी मजाल थी जो शम्मो को जबरदस्ती अपने घर उठा के ले जाता? मुझे तो ऐसा लगता है शम्मो इन तमाम बातों से घबरा कर कहीं दूर चली गई है। सुरिया बाजी, शम्मो को पूरा हक था अपनी जिंदगी के फैसले करने का। मेरी समझ नहीं आता आखिर उसे मोम की गुड़िया क्यों समझ रखा था हर एक ने। अब आपके ससुर के दिल पे क्या बीत रही है? वो बेचारे तो खुद नहीं जानते कि शम्मुल कराची नहीं पहुंची। क्या क्या कह रही हैं सुरिया बाजी? अगर शम्मो लाहौर नहीं वीरा, शम्मू कराची तो पहुंची है एयरपोर्ट तक, लेकिन उसके बाद लापता हो गई। खुदा को माने सुरिया बाजी, मैं पूछती हूँ आखिर आपके ससुर से बात क्यों छुपाई गई? कुछ तो इनकी आंख खुलनी चाहिए थी। ताहिर बता रहे थे कि मलिक चचा ने मशवरा दिया था। वाह डैडी भी कमाल है।
आपकी खानदान की दोस्ती का कुछ तो असर होना चाहिए था इन पर। वाह डैडी वाह। खान बहादुर साहब बेचारे क्या करें, दिल के मरीज हैं। जब से ये वाकया हुआ है पलंग से लग गए, तो उधर खालिद चला गया, उधर शम्मू। सुरैया बाजी, क्या पता शम्मू कराची पहुंची ना हो। नहीं वीरा, मलिक चाचा बता रहे थे कि उन्होंने 10-15 मरतबा लिस्ट चेक कराई थी। शमा का नाम भी था, फार्मेसी बुआ का नाम भी था। इससे साबित होता है कि वो कराची एयरपोर्ट तक तो पहुंचे थे। मलिक चाचा कह रहे थे कि खान बहादुर साहब से छुपाना इसलिए जरूरी है कि शम्मू पढ़ी लिखी लड़की है, अगर वो एयरपोर्ट से लापता हो गई तो इसमें खान बहादुर साहब की तो गलती नहीं है। खैर छोड़ो, मैं पूछना भूल गई, बॉबी कहाँ है? बॉबी को कराची गए हुए आज तीसरा रोज है। कह रहे थे हैदराबाद से फोन करेंगे, टेलीफोन भी नहीं किया। सुरैया बाजी, अगर बॉबी ना आए तो मैं आपको आपके घर से बुलवा लूंगी। पगली हुई हूँ मैं, घर जा कब रही हूँ। घर जाती हूँ तो काटने को दौड़ता है। राशिद बहुत देर से घर आते। वीरा, पता है मेरा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल चाहता है मैं भी शम्मू की तरह गायब हो जाऊँ। कहाँ गायब हो गया गुलाम कादिर का बच्चा? अरे जमीन निकल गई, आसमान खा गया, हुआ तो क्या हुआ? और वो कमबख्त रोशन बीवी पहाड़ वाली, वो क्या मर गई? उसी के घर से तो होकर आ रहा हूँ मियाँ जी। बड़ा मानने वाली है आपको। जब मैंने बताया मियाँ जी की पोती के साथ ये हादसा हुआ तो हमारे खौफ की सिट्टी गुम हो गई। लेकिन एक बात है मियाँ जी, उसकी मासूम सी शक्ल ऐसे कि वो झूठ बोल नहीं सकती। बता रही थी गुलाम कादिर बच्ची को लेके पहले घर आया, फिर चला गया, आधे रास्ते से फिर वापस लौट आ गया। अच्छा। और जो बुढ़िया थी ना उसके साथ मियाँ जी, उसको धक्का देके वहीं गिरा दिया उसने। और बच्ची को ले गया गुलाम कादिर, ये जा और वो जा। कमबख्त घर से भी चला गया? घर से ले गया मियाँ जी। हाय हाय, अरे कमबख्त घर से भी चला गया वो। और वो जाकिर खान का बच्चा तेरे हाथ से छूट कर कैसे भाग गया? बस मियाँ जी, जिंदगी में पहली और आखिरी बार तो गलती हुई, वरना वो बच के कभी नहीं जाता, ईमान से बता। अरे कमबख्त, तू तो बड़ा बना फिरता था, क्या गुबार कर तबिया। ये क्या किया पीर बखत तूने? अरे तूने जाकिर खान को छोड़कर हमारे बने बनाए खेल का सत्यानाश कर दिया। पिस्तौल के सामने मियाँ जी चाकू पीछे से ही चलाया जा सकता था। अच्छा छोड़े इस बात, एक बात बताएं मियाँ जी, आज आपकी दिल की बात चेहरे से क्यों जाहिर हो रही है? अगर पछताना था मियाँ जी तो फिर ये आपने काम किया क्यों मियाँ जी? अरे पछताने के बच्चे गधे, बड़े मामूली दर्जे के इंसान हैं हम, और नफ्स के गुलाम भी हैं। अपनी अकल और ताकत की इंतहा को पहुंचकर तो बड़े बड़े फातिहीन और शहंशाहों ने ठोकर खाई है। तो क्या नाम के गुलाम रसूल चापिंदी का शोरबा। हाय हाय, अरे बदबख्त, जब इंसान ये समझता है कि वो लाजवाल है तो वही घड़ी तो होती है उसके जवाल की। अरे मत रुना कमबख्त, हमें मत रुना। अरे ये देख 17,000 मुरीदों के पीर मुर्शद का ये अंजाम कि वो इस अंधेरी कब्र में रो रहा है अपनी किस्मतों को। दिन में रात का समय जीते जी कब्र में रो रहा है। अरे हमारे बच्चों का क्या होगा? अरे पीर बख्श, हमें इस पूरे दिन की खबर नहीं थी, और हमें क्या दुनिया के किसी बदकिरदार इंसान को खबर नहीं होती। अरे नाना की जान कब्रों, अरे बेटे तू तो रोता होगा। मेरी
चले अपनी जन्नत के मेवे तो खा लें आप। अरे कब मगज हटा ले, मजाक सूझ रहा है तुझे। अब मैं तो खा लेता हूँ मियां भाई। हाय हाय अब क्या करे। अरे नाना की जान खबरू बेटे। मैं आपके आंसुओं को निदामत के आंसू समझकर आपको मुजरिम ठहराने नहीं आया हूँ कमर भाई। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि शमा के साथ जो कुछ हुआ है उसमें आपका कितना दखल है। शमा ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था। वो बेचारी तो बदर चचा की मोहब्बत में मुस्तकिल आपकी गलतियों पर पर्दा डालती रही। अगर बदर चचा या अख्तर चचा को दोनों में से किसी को आपकी गलतियों का इल्म हो जाता तो दोनों में से कोई भी आपको हरगिज माफ ना करता। मुझे जवाब दीजिए कमर भाई, आपकी खामोशी शमा की तबाही का इकरार है, इनकार? जवाब दीजिए हाँ या नहीं में। आपको जहां जैसी बहन की मोहब्बत का वास्ता इतना बता दीजिए, शमा कहां है? यही बताएंगे। मुझे यकीन है ये आंसू निदामत के आंसू हैं। जाते हो या नहीं, जो तुम्हारा जी चाहे करो। तुम्हारा देख लो ताहिर। हाँ हाँ मैं कातिल हूँ, खूनी हूँ, बदमाश हूँ। अदालतें खुली हुई हैं, जो तुम्हारा जी चाहे जाकर कर डालो। यूं भी अदालत और कानून की कुंजियां तो तुम ही लोगों के हाथों में है ना। मेरा नाम कमरुल हसन है और कमरुल हसन किसी लायक फायक के दरवाजे पर गिड़गिड़ाता हुआ नहीं जाएगा। जेल जाने से बचाया जाए। जो तुम्हारा जी चाहे करके देख लो, लेकिन खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाता है। जाओ। जरा सी आपकी अना मजरू हुई तो किस कदर जल्दी खोल से बाहर आ गए कमर भाई। और मैंने एक मासूम लड़की की जिंदगी की भीख मांगी तो जवाब में आंसुओं के अलावा कुछ भी नहीं। जाओगे नहीं? ये लीजिए अख्तर चचा का वसीयतनामा। जिस बात को हासिल करने के लिए आपके नाना मियां ने और आपके खानदान ने बड़े बड़े पापड़ बेले, वो बाग बहुत आसानी से अख्तर चचा मियां गुलाम रसूल के हवाले कर गए। हाथ बढ़ाइए, आज तो पूरा हक हासिल हो गया आपको। मुझे भाई साहब की मोहब्बत से विरसे में मिली है। वो मुझे कितना गलत समझते रहे, मैं उनको और उनके बच्चों को यूं ही चाहता रहूंगा। मैं तुम्हें डांट डपट सकता हूं, नाराज हो सकता हूं, लेकिन बेटे नफरत नहीं कर सकता। जी मोहब्बत है आपकी जैसे। तुम अगर अपने पिछले रवैये पर यूं ही नादिम हो तो ये एक बहुत अच्छी अलामत है। गुंडों और अहमक किस्म के दोस्तों से दूर रहोगे तो जिंदगी की कई मुसीबतों से बचे रहोगे। तुम मानोगे नहीं? मैं कहता था चले जाओ वरना मैं धक्के देके निकाल दूंगा। अरे कमर भाई, बाग बाग, जरा ये पर्चा हलीमा चची या नाना मियां को तो दिखाइए। कल शहर में चिरागा होगा, चिरागा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बाग, मुझे नहीं चाहिए अख्तर चचा की खैरात। मेरा वो बूढ़ा नाना मर चुका तो तुम लोगों ने बाग छीना था। चले जाता है, चले जाता है, वरना खुदा की कसम मैं आज कुछ कर बैठूंगा। यही तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप में क्या कुछ करने की सलाहियत है कमर भाई। अगर आपका वो बूढ़ा नाना मर चुका है तो ले जाकर ये वसीयतनामा उसकी कब्र पर टांग दीजिए। मुझे यकीन है कि उस बूढ़े की रूह अब भी बाग की तलाश में भटक रही होगी। ये लीजिए। भटकती रही हूँ बीवियों उस वीराने में, जहाँ कोई ना आदमी ना आदमजाद, जाने कहाँ कहाँ मारी मारी फिरती रही। गढ़े पहाड़ियाँ आवाजें दे दे कर चीख चीख कर बच्ची को गला पड़ गया। हाय, फिर न जाने कहाँ बेसुध होकर गिर पड़ी। आँख खुली तो खुदा के उस नेक बंदे के घर में थी जो मुझे यहाँ छोड़ गया है। ए बीवी, अब जो चाहे सदा दे लो, ये जान हाजिर है। हमसे आपकी बीवी की हिफाजत न हो सकी। शुक्र है नाजिर, आप खुदा के लिए कुछ कीजिए नाजिर, कुछ कीजिए। अच्छा वो सुने, मेरी बात सुने। वो तीन आदमी जो एयरपोर्ट पे लेने आए थे, उनमें से किसी को आप पहचानती हैं? हाँ बेटा जी। उनमें एक लड़का ऐसा था जी कि जिससे शम्मो बिटिया इस तरह बातें कर रही थी
जैसे वो उसको पहचानती हो। मलिक साहब सुना आपने मुझे बुआ क्या कह रही है? मेरी शम्मू को अगवा किया गया। वो नहीं रोटी उसने जहर नहीं खाया। मलिक साहब उसको अगवा किया गया। मुझे मेरी शम्मू ढूंढ के ला दीजिए। मुझे मेरी शम्मू ढूंढ के ला दीजिए। नहीं मैं सब नहीं आपने दोस्ती का किया था। तसल्ली से तुम तो हमारे हाथ पैर फुला रही हो। हर काम जो हमारे बस में किया जा रहा है। तुम लोग हुआ आप इत्मीनान से बताइए एक एक बात। अरे मुझसे पूछे मैं बताऊंगी। ये कमर का उस बुड्ढे का काम है, उसके अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ठीक कहती है ये। हाँ ये ठीक कह रही है कि वो बच्चे दुश्मनों ने उड़ाई है। अब आप सोच क्या रहे हैं? खुदा के लिए जाइए खुद की जगह से। अच्छा तो आपका ख्याल है कि शमा नासिर के यहाँ आ गई? जी बिल्कुल। खान बहादुर साहब तो 2 एक रोज ही में भिजवाने के लिए कह रहे थे। सुन रही हो हलीमा, बच्ची कराची आ गई। हाँ हाँ अल्लाह का शुक्र है। आदाब अर्ज बेगम साहबा। सलाम अलैकुम वकील साहब। आप तो हमें मियाँ साहब के लिए बताइए कि वो कहाँ हैं। उनकी मोहब्बत में तो हमारी दोस्ती नासिर अब्बास साहब से भी खत्म हो गई। खुदा उनको मगफरत करे। जी क्या कह रहे हैं आप? मूमिया का तो 5 रोज हुए इंतकाल हो गया। लेकिन मैं तो वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ जो लड़का काम करता है वो तो कह रहा था कि मियाँ साहब चंद रोज के लिए पर्दा फरमा गए। तो क्या आप भी मामूमिया के मुरीद हो गए थे? मुरीद क्या बदुल हसन साहब, मैं तो उनका खादिम हूँ। खादिम। मेरे मकान की जब तामीर हो रही थी तो न पैसा था न कौड़ी, न सीमेंट मिल रहा था न लोहा। उनकी फैज़ के बदौलत आज अपने मकान की छत तले आराम से रह रहा हूँ। लेकिन मियाँ साहब के वहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता। वही मुरीदों का हुजूम, वही हंगामा। वो अपना मकान अपने साले को सौंप गए। क्या कोई खातून तो थी उनके निकाह में? क्या अर्ज करूं वकील साहब, मामूमिया की जात के कई पहलू थे और अजीब व गरीब पहलू थे। इस उम्र में जाकर उन्होंने एक मुरीदनी से निकाह कर लिया। खुदा मुझे माफ़ करे, मुझे तो कभी वो मुजस्सिम शैतान नज़र आते थे और कभी मेहरबान। उन्होंने मुझे परवरिश किया, मगर मरते दम तक मैं उन्हें नहीं समझ सका। आप उन तक पहुँचे कैसे? वो आप पर मेहरबान कैसे हुए? ये तो एक गैर मुतवक्का वाक़या है। वरना वो तो मेरी मोहसिना माँ के ख़ानदान से मुताल्लिक़ हर आदमी से नफ़रत करते थे। और आपका तो अम्मा से और अख्तर से बड़ा गहरा वास्ता था। अजीब बात है बदुल हसन साहब, मेरे दिल पर जिस बात ने सबसे ज़्यादा असर किया वो ये कि उन्होंने मेरे सामने किसी की बुराई नहीं की। हाँ, बाग के लिए जो कुछ उन्होंने बतलाया था उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि नवाब साहब मरहूम से इस सिलसिले में ज़रूर कुछ कोताही हुई। कमाल कर रहे हैं वकील ज़ियाउर रहमान साहब। मेरे वालिद मरहूम किसी के साथ क्या कोताही करेंगे? और मामू मियाँ मरहूम तो जवानी में बड़े अय्याश आदमी थे। देखो कमर के अब्बा, अरे खुदा से कुछ डरो। अरे अब तो अब्बा मर गए, अब तो उन पर बहुतान ना बांधो। अरे कि अब भी तुम्हारे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी। और हमारी जिम्मेदारी थी ही कितनी, बाल बाल मखरूज हो चुका था। बाहर से बाग की कीमत 10,000 रुपए लग रही थी। अब्बा मरहूम ने 15,000 रुपए देकर बाग अपने नाम करा लिया था नानी अम्मा से। अब उनकी मर्जी है, जिसे चाहे दे। देखो कमर के अब्बा, देखो इंसाफ होगा, इंसाफ सुना, डंडी मत मारो। बड़े बैठे हो ना, इंसाफ का तराजू हाथ में थाम के हुक्म सुनाने वाले। वाह साहब वाह। अरे भाई कौन होते थे तुम्हारे अब्बा? हमारे 8 लाख का बाग 15,000 में खरीदने वाले वो कौन होते थे? क्या हक पहुंचता था उनको ये बेईमानी करने का हमारे साथ? भाई तुम खामोश रहो ना हलीमा। बेगम साहबा, 8 लाख तो आज की कीमत है। 40-45 साल पहले तो वही कीमत होगी जैसा कि बदुल हसन साहब फरमा रहे हैं। ठीक है वकील साहब, ठीक है, आप भी कह लीजिए, आज आप भी सुना लीजिए। आज मेरा वक्त ऐसा हो गया है ना, मेरे अब्बा चले गए, सबको पता चल गया है, मैं दुनिया में अकेली रह गई हूँ। आप भी कह लीजिए, आप भी सुना लीजिए। अरे आपको क्या मालूम मैंने कैसे कैसे जख्म उठाए हैं अपनी ससुराल के। खत्म हो गई ससुराल, सिर्फ एक बच्ची बाकी बची है। खुदा के वास्ते अब तो खामोश हो जाओ। वकील साहब, देख रहे हैं आप इस घर की हालत। खुदा आप लोगों को हिम्मत दे बदुल हसन साहब। वाकई इस वक्त तो परेशानी की तोड़ का वक्त है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। वाह मामू मियाँ वाह,
मैं अंदर आ सकता हूँ? क्यों नहीं आ सकते? थैंक यू। सॉरी बॉबी, ना मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी स्माइल का जवाब स्माइल से नहीं दे सकती। आपको पता है मंसूर भाई वापस आ गए हैं। इस्माइल का जवाब इस्माइल से न दीजिए, मगर कम से कम मेरी सूरत देखकर उस बेवफा मंसूर का नाम तो मत लीजिए। आज झगड़ा नहीं होगा वीरा बेगम? तो देखिए ना, मैंने आपको हैदराबाद से दोपहर को टेलीफोन नहीं किया, आधी रात गए इस वीराने में लौट कर आया हूँ। क्या बात है, आज आप बहुत अच्छे मूड में हैं। मैं अच्छे मूड में हूँ? खुदा को माने बॉबी, मेरा तो खुदकुशी करने को जी चाह रहा है। ना ना ना, खुदकशी अगर करना हो तो पर्चे पर लिख कर कीजिएगा। अच्छा। ऐसा ना हो कि आपके डैडी मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचा दें। अच्छा, क्या बात है बॉबी, इतने जॉली मूड में आने का ना मौसम है ना वक्त। हाईवे जिंदाबाद। एक अदद मेहमान साथ लाया। क्या मेहमान? जी। सॉरी जनाब, मैं आपके किसी मेहमान को एंटरटेन करने के मूड में नहीं हूँ। आप ऐसे करें, राशिद भाई से कहकर उसे गेस्ट हाउस में ठहरवा दें। कमाल है, मैंने आप मेरे मेहमान की बेइज्जती कर रही हैं। भाई गेस्ट रूम की चाबियां कहाँ हैं? वो पड़ी हैं चाबियां। बाय द वे, वो मेहमान कौन है? एक शामत का मारा जो आपके घर मीर को खास चला आया। ओह, थैंक यू। निकल जाएगा, दूर हो मेरी नजरों के सामने। कौन है तू हमारे घर में कैसा आ गया? कौन है? सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, तो गुनाहगार नहीं समझा तुमको। लेकिन करनी चाहिए तो कातिल बन गया, कातिल बन गया, कातिल बन गया। हरी हरी है सब दुनिया। अगर मुझे तेरे 6 बच्चों का ख्याल नहीं होता तो मैं तेरी गर्दन दबा देता। निकल जा मेरे नजरों के सामने से, दूर रह जा। कौन है तू? तू मारता है हमको? जगो कौन घुसाया हमारे घर में? अरे बोतले तोड़ दे। जगदम हमको बोलते 6 बच्चे। अरे लाल, घर से निकालने का साफ मतलब यह है कि कमर नादिम है। तुम्हारे ख्याल में कमर जैसा आदमी निदामत के इजहार के लिए कैसी हरकत कर सकता है? ताहिर, मुझे एतबार नहीं आता कि कमर ऐसी हरकत कर सकते। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझसे और तुमसे भी जराइम सरजद हो सकते हैं। मंसूर, तरबियत अच्छे बुरे खून को नहीं पहचानती है। उन लोगों की हमेशा से जायदाद पे नजर रही है। हमारे खानदान से हमेशा से वो दुश्मनी करते चले आए। शमा को पा लेना उनके लिए सब कुछ है। शमा उन्हें मिल गई थी तो वो रो क्यों रहे हैं? मगरमच्छ के आंसू। नासिर मामू को कन्विंस कर सकते हो? मैं किसी को कन्विंस नहीं करना चाहता। हाँ, अलबत्ता अगर तुम साथ दो तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा के उनके घर छापा डलवा दूं। नहीं ताहिर, शमा अगर बदर चचा के घर में होती तो नामुमकिन था छुपाया। नामुमकिन जा सकता। ये मुमकिन है कि हमारी पर्दापोशी के बावजूद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कमर को मिल गई हो। जब मुझे और तुम्हें रंज हो सकता है तो क्या कमर को नहीं हो सकता? आपका घर है। हाँ, आपका घर।
आपका घर है फूफा जान। अख्तर लॉज, अख्तर लॉज, मॉडल टाउन फूफा जान, मॉडल टाउन, लाहौर, लाहौर आपका घर। क्षमा, क्षमा। मैं आपकी बेटी को पुकारा था, क्षमा को। फूफी जान, आपकी बीवी भी यहां रहती थी। दादी अम्मा, आपकी अम्मी भी यहां रहती थी। लाहौर में, लाहौर में, यहीं पे। यहां पे। ये देखिए, यहाँ बैठी हो जान, यहाँ बैठी। फूफा जान, आपने यहाँ बरसों बैठ के डायरी लिखी, इसी जगह पे, यहीं पे फूफा जान। ऐ रब्बुल इज्जत, इतने ज़हीन और पढ़े लिखे आदमी का ये हाल मुझसे नहीं देखा जाता। ऐ परवरदिगार, तू रहम कर। तूने इतनी याद वापस दे दे कि ये अपनी बेटी को पहचान ले, अपनी बेटी को पहचान ले। वो जुड़ी हुई थी अख्तर लॉज, बिल्कुल जुड़ी हुई थी। अगर मुझे खबर होती तो मैं बजान को कभी भी वहां न लेके जाता। मंसूर, अख्तर चचा को कुछ भी याद नहीं आया। कुछ भी नहीं ताहिर, कुछ भी नहीं। मुझसे एक अजीब बात हुई है। मैं वहां जाकर बिल्कुल मैं भूल गया था कि शमा खो गई है, शमा हमारे पास नहीं है। मैंने इस तरह दुआ मांगी जैसे पापा जान होश में आकर सबसे पहले शमा को पहचान पुकारेंगे, प्यार करेंगे। कौन हूँ? कौन हूँ? शमू, शमू, आके खोल शमू, 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 तू मर गई, तू मर गई। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं वीरा हूँ शमू, आंखें खोल शमू, मैं वीरा हूँ, तेरी दोस्त शमू। देखो, वो दरवाजा खोल रहे, वो मुझे लेने आए। नहीं, 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 छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं, छोड़
मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। छोड़ दो मुझे। वीरा, मंसूर भाई आएंगे किस तरह नहीं, मैं इन्हें बुला कर दम लूंगी। श्रेया बाजी अब भी शम्मू मंसूर भाई को उतना ही चाहती है। रात भर 2 नाम थे इसके ज़बान पर, अख्तर चचा और मंसूर। मैं इनका कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती, लेकिन इन्हें यहाँ बुलाकर जलील जरूर कर सकती हूँ। बुरा मत मानिएगा श्रेया बाजी, आप देख रही हैं ना शम्मू की हालत। वीरा, मेरी तो अकल काम नहीं कर रही। ये वीराने में किसके साथ भाग रही थी? कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? कुछ हुआ है जरूर, खुदा बेहतर जानता है। बॉबी कह रहे थे जीप में बैठते चीख मारी और बेहोश हो गई। बॉबी कहाँ है? डॉक्टर को लेने गए हैं। माफ कीजिए, मैं 2 दिन साइट पर हाजिर ना हो सका। हाँ, मैंने सुना है आपकी हमशीरा की तबीयत कुछ अलील है। जी, वो मेरी वाइफ की बहन है। अच्छा अच्छा। अभी अभी आपके अकाउंटेंट से मालूम हुआ कि आप आईजी मलिक साहब के दामाद। जी, आप उनसे वाकिफ? जी, मेरी जाती तौर पर उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मेरी बीवी के चचा अख्तर हसन साहब मरहूम के मलिक साहब से देरीना ताल्लुकात थे। ओह, आई सी। जी, तो फिर आप तो घर ही के आदमी हैं। हाँ जी हाँ। रशीद अहमद जहां आरा के शोहर इतने बूढ़े तो नहीं हैं, बहुत शरीफ आदमी है। दरअसल अख्तर हसन साहब। बॉबी जरा इधर आइए। एक्सक्यूज मी। जी। गजब हो जाएगा, ये कमरुल हसन साहब के बहनोई हैं, इन्हें शम्मू के बारे में कुछ ना बताइएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना शरीफ आदमी। वैसे ये नासिर अंकल के घर जा रहे हैं, कोई पैगाम भेजा रहे हैं? सर, शक्ल सूरत तो बिल्कुल यही थी, फर्क सिर्फ इतना था कि लड़की या सो रही थी या बेहोश थी। यो क्या नाम है मिस्टर जमाल, क्या रिपोर्ट है आपकी? सर, मेरे साथ तो एक अजीब ही ट्रेजेडी हुई सर। मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा था सर, रास्ते में सर उसका इंजन खराब हो गया सर। गाड़ी रुक गई सर, और उसके बाद सर मजबूरी के तहत मुझे रुकना पड़ा। वो वाली गाड़ी आगे निकली। नंबर देखा है जीप का? भाई ये आप गाड़ी को रोक लेना चाहिए था। सर, गाड़ी मैंने इसलिए रोकी कि हमारे थाने के एक इंस्पेक्टर ने मुझसे कुछ और ही बात कही। क्या बात कही? सर, आप कुछ ख्याल तो नहीं करेंगे? व्हाट नॉनसेंस भाई, एक काम मैंने आपसे कहा वो आप कीजिए, ख्याल करने का क्या सवाल पैदा? सर, वो कह रहे थे कि जीप आपके दामाद बॉबी साहब की थी। व्हाट? सर, वो मेरे साथ आए, आप उनसे मालूम कर लें। मजीद बाबा जी, बुलाइए। आइए इंस्पेक्टर साहब। मुमताज, तुम यहाँ कराची? हाँ सर, पिछले कई माह से कराची ही में हूँ। आप ही ने तो मेरा पोस्टिंग कराची में कराई थी, शायद आप भूल रहे हैं। ऑलराइट। वो ये क्या कह रहे हैं? सर, मिस्टर नोमान सही कह रहे हैं। वो जीप बॉबी साहब खुद ड्राइव कर रहे थे और जीप गालिबन उन्हीं की थी। मैं अच्छी तरह मैंने उसे देखा। यकीन है आपको? यानी श्योर कि वो बॉबी की जीप थी? सर, बॉबी साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। यही वजह थी कि मैंने अपने तमाम साथियों को मजीद कार्रवाई से रोका। और यही लड़की थी उसमें? देखो जरा गौर से। सर, इससे कुछ मिलती जुलती थी सर। नॉनसेंस। ऑलराइट, थैंक यू। आप लोग चले। बॉबी, इम्पॉसिबल। मगर बॉबी, शमा ने बॉबी को तो नहीं पहचाना था एयरपोर्ट पे। कैसा हो सकता है? ओह नो। क्या बात है? बताता हूँ पापा, बताता हूँ। क्या? अगर आप खुशी की खबर सुनकर ज्यादा शोर वगैरह ना मचाएं तो मैं आपको एक खुशखबरी सुना रहा हूँ। शमा के बारे में? नहीं, इसीलिए खामोशी जरूरी है। अब्बा, अख्तर चचा जिंदा है। क्या? जी हाँ। अख्तर? जी। अख्तर जिंदा है? जी, अख्तर चचा जिंदा है। अच्छा।
वो सज्जाद के भाई की क्लिनिक में है और उनकी सेहत ठीक हो रही है। अच्छा जी। कब मिले, कहाँ मिले? दरअसल उनके जले हुए ब्रीफ केस में से एक पुराना मंसूर का कार्ड मिला जिसपे सिर्फ हैदराबाद सिंध लिखा हुआ था। तो कैंप वालों ने उन्हें 2-3 हफ्ते वहाँ रखा, लेकिन उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो इसलिए उन्हें मेंटल हॉस्पिटल के तुबंदर भेज दिया। अब वो अस्पताल में है। आप प्लीज़ अम्मी और पप्पू को बात ना बताएं, इसलिए कि ये लोग अस्पताल जाएंगी, रोएंगी, पीटेंगी, हंगामा होगा, उससे कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो आप इसका ख्याल रखिएगा। वालेकुम सलाम। मंसूर बेटा खैरियत? भाई मंसूर, मुझसे ज़्यादा जब्त ना हो सका, मैंने अख्तर चचा के बारे में अब्बा को बता दिया है। वालेकुम सलाम। करीमू, तुम कब आए? नाज़िर में अल्लाह ने साहब की खिदमत के लिए छोड़ा है, मैं हाजिर हो गया हूँ, अस्पताल में हूँ। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। अब तो अख्तर चचा की फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं। आप भी हैं, जब भी अभी हैं। मेरा ख्याल है मैं ज़रा वीरा के घर चक्कर लगा। कहाँ? क्यों? वो इस वजह से बहुत टेलीफोन आ चुके हैं, खुदा मालूम आप तो हर बात से वहशत सी होने लगी है। हाँ, अब तो कुछ वहशत कम होती नजर आती है। वीरा वीरा, डोंट गेट एक्साइटेड। बैठ जाओ, मैं बॉबी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, वैसे तो मत हो। ओहो पापा, मुझे कहाँ वहशत हो रही है भला? देखिए ना, ये कोई जबरदस्ती की बात है या नहीं? बॉबी क्यों उठा के लाने लगे शमा को? आप खुद सोचिए, है ना? वो कोई धोखेबाज होगा जो बॉबी का नंबर, मेरा मतलब जीप का नंबर लगा के जीप का नंबर बदल लिया। अच्छा, हो सकता। बैठ जाओ भाई, थक जाओगी। बैठ। नहीं ठीक हूँ। वो बॉबी का है? बॉबी तो कराची गए हुए हैं, 2-3 दिन बाद आएंगे। कराची गया? यस। लंबी कमाल है। वीरा जी। गेट अप। पापा मेरा कान भी। छुपा तो नहीं रही हो कुछ? तो पापा आप भी कमाल कर रहे हैं। भाई हमारी माली की लड़की है ना, बॉबी उसे दिखाने के लिए हैदराबाद के अस्पताल ले गए थे। आप पता नहीं आप क्या समझ रहे हैं। अच्छा। और ये कौन है जिसने हम पर इल्जाम लगाया है? हाँ, कौन है? थानेदार। रहने दीजिए अपने थानेदारी। आपको क्या जरूरत पड़ी है शम्मो को ढूंढवाने की? वो खान बहादुर मुच्छर खान है ना, खुद ही ढूंढ लेंगे शम्मो को। बड़ा किया था निकाह शम्मो का खालिद के साथ, जिसे देखो चौधरी बना फिरता है। कोई बात है? वीरा, टर्न अराउंड। कमान। तुम तो चौधरी नहीं बन रही हो ना शम्मा। ओहो पापा, आप भी कमाल की बातें कर रहे हैं। पुलिस वालों जैसी बातें बेटी के साथ करने की क्या जरूरत है भला? पता नहीं क्या सच झूठ लगा दिया और आप खामखा बिलीव कर रहे हैं। ऑलराइट, ओके। पापा यहाँ तो ताला लगा हुआ है। I mean it is locked. Oh really? Very strange. इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ओह चलो। अच्छा तो मैं कराची वापस जा रहा हूँ। बाय। मम्मी से कुछ नहीं कहना। बाय मम्मी को। ऑलराइट। वीरा जी। श्योर? चौधरी तो नहीं बन रही हो? ओहो पापा, आप भी हद कर रहे हैं। भला चौधरी बनने वाली क्या बात है? तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है कमर। समझाने का कोई अंदाज भी तो हो यार, जिसे देखो आता है और नसीहतों की लाइन लगा देता है। आप कुछ सुनोगे या मैं भी और दोस्तों की तरह नाकाम लौट जाऊं? अब्बा से बात करना मुश्किल होगा। फिर वही से आसिफ जाको जाकर बता सकते हो कि गुलाम कादा तुम्हारी कजन को लेके, लेकिन अपने बाप को नहीं बता सकते। अब्बा को मुझे जलील करने का एक बहाना हाथ आ जाएगा। चाहे वो लड़की अपनी जान से जाए, इस गुत्थी को कौन सुलझाएगा कमर? खुदा की बंदी, अकल से काम लो। अपने बाप को नहीं कहते हो तो अपने बहनोई रशीद अहमद को बताओ। वो बेइंतहा हमदर्द, शरीफ और कारगुजार आदमी है। बहन की शादी के बाद बहनोई से सिर्फ 2 बार सलाम अलैकुम तो हुई। खुदा का वास्ता अकल से काम लो। आसमान से कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, उसे ढूंढ सकता हूं, लेकिन इसका अंजाम पता है क्या होगा? पुलिस तुम्हारा और मेरा पीछा भी कर सकती है। क्या आपको यह गवारा होगा कमरुल हसन साहब? तुम मेरे एक काम कर दो। क्या काम? वो मिर्जा को जम्मू भाई की कोठी पर से बुला दो। अपने किसी मुलाजिम को भेजो। मुलाजिम मेरा 3 दिन से गायब है। मिर्जा से पूछना क्या है?
वो गुलाम कादिर का मकान जानता है। हाँ। शंभू भाई को टेलीफोन कर। क्या बात क्या है कमर? अगर तुम्हारा इस हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है तो तुम मुजरिम की तरह क्यों जानते हो? तुमने फिर वही बकवास शुरू कर दी। मुसलसल कटौती किए जाते हो। गुलाम कादर को जब तक ये बताया ना गया उसका तुम्हारी कजन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। दिल दुखता है कमर तुम्हारी हालत देखकर। बदनसीब दोस्त, बुरी भली बीवी घर बैठी होती है तो मर्द के कितने अजाब बांटती है। मगर नवाब साहब, किसी गलती का कफ़ारा अदा करने के लिए जिस किस्म की जुर्रत, किरदार और गुफ्तार की जरूरत होती है ना, आपने उसका पहला सबक भी नहीं पढ़ा है। तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता कमर, कोई नहीं। और हाँ, दोस्तों को मुल्ज़िम मत ठहराना। खुदा हाफ़िज़। तन्हा होना ना मियां, बिल्कुल अकेला। इस दुनिया से इस तरह कट गया हूं जैसे अपने ही आतिशफशा के लावे में कोई आवाज जजीरा गुम हो जाता है। तन्हा मियां, किसे पुकारूं, किसे आवाज दूं मैं? तन्हा हूं, बिल्कुल बिल्कुल अकेला। कमर साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं उन औरतों से मुख्तलिफ हूँ जो मर्द के बगैर तन्हा जिंदा रहना नहीं जानती। मैं आपके बगैर भी रह सकती हूँ, लेकिन एक मजबूरी की वजह से ये खत लिखना पड़ रहा है। चंद महीनों में एक ऐसा बच्चा इस दुनिया में आँख खोलेगा जिसे न बाप की सरपरस्ती हासिल होगी और न ही इन हालात में माँ को उससे कोई दिलचस्पी हो सकती है। सुरैया बाजी, ये क्या कम बोझ हटाया मेरे दिल से कि शम्मू जिंदा सलामत मेरे घर पहुँच गई। हाँ वीरा, मैं भी खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। वीरा, मैं शम्मू से ही पूछना चाहती थी कि वो किन लोगों में गई थी, कौन ले गए थे, कुछ अता पता, कुछ उनका नाम। लेकिन जानती हूँ वो तो घर वालों तक का नाम नहीं सुनना चाहती। छोड़िए सुरैया बाजी, जाने दीजिए। इतना गहरा शौक लगा है उसके दिमाग पर। ऐसी ऐसी चीखें सुनी है मैंने, मैं क्या बताऊँ आपको। देखा आपने बॉबी को, कैसा बेफिक्र आदमी है। इसके मोटापे का राज ही बेफिक्री है। हद करती हो वीरा तुम भी। और क्या, बेचारा 3 दिन से घर से नहीं निकले थे। तुम्हें तो मालूम है गोदाम की छतें पड़ रही हैं, फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। वीरा, तुमने मंसूर को बुलाया था ना, मुझे यकीन है वो नहीं आएंगे। तो ना आए, यहाँ भी झूठे निकलेंगे, लेकिन मैं इन्हें बख्शूंगी नहीं। ये जब बूटी चले जाएंगे, मैं वहां भी पहुंचकर इनकी दुर्गत बनाऊंगी, आप फिक्र ना करें। अच्छा वीरा, मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। अच्छा सुरैया बाजी, मैं भी बहुत थकान महसूस कर रही हूँ, नींद आ रही है। अच्छा एक काम करना, मंसूर आए तो मुझे जरूर इत्तला देना। फौरन, ठीक है? अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ सुरैया बाजी। आइए आइए, अंदर तशरीफ लाइए, आइए बैठे। वीरा बेगम है? जी हाँ, आराम करिए। आप तशरीफ रखिए ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उनको बता दीजिए मंसूर आए। वो आराम कर रही है, वैसे आप तशरीफ रखिए, मैं उनको नहीं, मैं बाहर इंतजार करता हूँ, उनको कह दीजिए कि वैसे आपने क्या नाम बताया? मंसूर महमूद। अच्छा, मैं जी, थैंक यू। Once in a while, a friend is found. कितना खूबसूरत है।